Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रा स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी लोग का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो जीके जीएस का हम लोग डेली सेगमेंट लेकर के आते हैं करेक्ट 2 o'clock पर दोस्तों। और चूंकि इस समय चल रहा है माहौल होली का, आप सभी लोग होली के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए होंगे और आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि अप्रैल और मई दोनों मंथ में हमारे सीएचएसएल और सीजीएल दोनों की डेट शीट आ चुकी है और आप सभी लोग अपनी एग्जाम्स को एक नई धार दे रहे होंगे। तो उसी धार के क्रम में बेसिकली अगर देखा जाए तो वैसे तो हम लोगों की जो 2 o'clock पर जो सीरीज चल रही है वो बायोलॉजी की चल रही है और वहां पर इस समय सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हो चुका है और आप सभी लोग उसको एंजॉय कर ही रहे हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ, ये होली स्पेशल के तौर पे कुछ कंटेंट डिस्कस किए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साइमल्टेनियसली हम लोग डिस्कशन करते हैं उसमें एमसीक्यू बेटर रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए चूंकि आप जब ये लेक्चर देख रहे होंगे तब मैं मतलब सीधा आपसे मुखातिब नहीं हो रहा हूँ, मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग मैसेजिंग नहीं कर पा रहे होंगे, एक दूसरे के कमेंट को नहीं देख पा रहे होंगे। हालांकि आपके सारे कमेंट को मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो एक अच्छे कंटेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 आप टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, एक प्राइम मिनिस्टर पढ़ चुके हैं, एक पार्लियामेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। उससे भी पहले मुझे समझ में जहां तक अगर मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी थोड़ा सा अलग होगा, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके चलो तो हम लोग बढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चंस को अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब सोल कहा जाता है ये हमारे सिस्टम की। और कहा किसने? डॉक्टर बीआर अम्बेडकर जी ने। अगर देखो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को कुछ देर के लिए आप छोड़िए, सबसे पहले सोचिए अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर देखा जाए हर चीज के लिए आर्टिकल है। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल, हम सभी लोग जानते हैं, एवरीबॉडी नोस आर्टिकल 52 सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। हर चीज के लिए आर्टिकल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए आर्टिकल है ना। सभी को लोगों के लिए आर्टिकल है, यूपीएससी के लिए आर्टिकल है, कैग के लिए आर्टिकल है, सभी के लिए आर्टिकल। लेकिन एक बात समझ नहीं आती है हमको, जो आम आदमी है, जो मैंगो पीपल है, उसके लिए आर्टिकल कहाँ है? उसके लिए तो कहीं कोई आर्टिकल नहीं। तो इसीलिए मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़े शानदार तरीके से एक वकालत की कि यहाँ के नागरिकों के लिए ऐसे लोग जो शायद मुझे लगता है कि जिनका हो सकता है कि जिनका सिस्टम के अंदर कोई वजूद ही ना हो, लेकिन वो देश के नागरिक है, देश के नागरिक होने के नाते उनके पास कुछ अपने राइट्स होने चाहिए, जिन्हें हम सभी लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की संज्ञा दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से पार्ट के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 के अंदर है और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये गारंटी है किसकी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दे रखी सभी लोगों की, जितने भी पर्सन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी लोग इस देश के अंदर रहेंगे, किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। असल में सभी का भावना जो अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट मीन द प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी उसको उनको इनहेंस करना है ना। यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी जैसे वाले अगर आप लोग देखें, है ना, डिक्टेटरशिप वाले यहाँ पर सिम्टम्स बिल्कुल ना नजर आ पाए। ये जो है मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कवायद थी, उनका फोकस था। चलिए अच्छा है। फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, फंडामेंटल राइट्स गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम लोग बात चले तो यहाँ पर पता चलता है सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स व्हाइल अदर आर अवेलेबल टू ऑल द पर्सन वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स और सो ऑन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये आता है कि कुछ राइट्स ऐसे होते हैं ना जो केवल सिटीजन्स के लिए हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, आपने नाम सुना होगा जैकलिन फर्नांडिस का, तो जैकलिन फर्नांडिस कहीं पर अनशन पे अगर बैठती थी, हमको चाहिए आजादी, लेके रहेंगे आजादी, अगर इस तरीके का एक्ट करती तो हम क्या करेंगे? हम उनको फांसी पे लटका देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी नागरिक नहीं है। अगर वो यहाँ पर कुछ करती है तो हम उसे दूसरे एंगल से देखेंगे, है ना। इंटीग्रिटी, राष्ट्र की अखंडता, उनको हमने ये राइट नहीं दे रखा। भाई सलमान खान अगर बैठ के बोलते कि हमको चाहिए आजादी, या मतलब अनशन पे बैठते तो उनकी बात को जो है यहाँ पर जस्टिफाई किया जाएगा। तो एक समझ में कुछ ये आता है कि कुछ चीजें हैं जो केवल इंडियंस के लिए, इंडियंस यहाँ पर बोला जाए, सिटीजन बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ जो चीजें हैं दोस्तों वो किसके लिए? केवल ओनली फॉर सिटीजन्स है, केवल सिटीजन्स के लिए है। और जबकि कुछ चीजें जो होती है वो मतलब जो है सभी लोगों के लिए है। जैसे जीने की स्वतंत्रता,
जीने की स्वतंत्रता एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है सभी के लिए है। ऐसा नहीं कोई फॉरेनर आपके यहाँ आया और आपने क्या किया, उसको आड़े हाथों ले लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यही सब कुल मिला के पूरी पीपीटी कहती है। ये होते हैं 6 टाइप्स के राइट्स। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, एक बात आप लोग हमेशा ही याद रखें, हमेशा इस बात को याद रखना है आप लोगों को कि जो राइट्स होते हैं, मेरी बात बड़ी गौर समझिएगा, राइट्स के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। पहले 6 नहीं हुआ करते थे, पहले होते थे 7। आपका राइट टू प्रॉपर्टी को हमने एलिमिनेट कर दिया। कौन से ईयर में? 1978 में। ठीक है, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। और कौन सा अमेंडमेंट है? 44th अमेंडमेंट है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इससे रिलेटेड भी कंटेंट आपको आएगा। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर क्या है? राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है यहाँ पर जो भी बात होती है, क्या की होती है? समानता की बात होती है। अब इसके अंदर आर्टिकल 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है और 18 भी है। तो आपको एक नोटिस करना है कि 14 से लेकर के 18 तक सिर्फ एक बात कही जाएगी, वो होगी इक्वालिटी की, यानी कि समानता की। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो राइट टू फ्रीडम की, तो 19 से लेकर 22 तक जो भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वहां पर एक ही बात होगी, वो होगी किसकी? फ्रीडम की। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब इसके अंदर दोस्तों सिर्फ एक बात होगी, वो होगी शोषण के खिलाफ अधिकार। तो यहाँ पर कुछ चीजें हमारे समझ में जो आती है बच्चा, वो ये करके आती है। तो मतलब इनको ना हमने 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 ग्रुप वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है। यही 6 टाइप है। राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से हम जान ले भी लेते हैं और जान दे भी देते हैं। गलत है, इतना एक्सट्रीम होना बिल्कुल सही नहीं है ना। हमें ध्यान रखना होगा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, तो ये भी होना चाहिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है। हम लोग पढ़ेंगे 2 आर्टिकल है इसके अंदर। और सबसे लास्ट में पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रामेटी। तो अब हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन्हीं सारे आर्टिकल्स के अंदर हम लोग इन्हीं की चाशनी में हम डुबा के इस पूरे कंटेंट को पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। एक बात कंफर्म है, इसके अंदर जो भी बात की जाएगी वो इक्वालिटी की बात की जाएगी, बराबरी की। अब देखिए, मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा। वैसे आर्टिकल स्टार्ट होता है 14 से, लेकिन 2 आर्टिकल आपको एक्स्ट्रा हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक है आर्टिकल 12, ये इट डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सॉरी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब राज्य की परिभाषा। आपसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट, ये हमें कहां मिलता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 12 के अंदर मिलता है। आर्टिकल 13 डिस्क्राइब करता है डेफिनेशन ऑफ लॉ। असल में ये बोलता है, इसका साफ साफ ये मानना है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा अगर कानून बनाती है, अगर कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन, कोई लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वायलेट करता है, तो उसका जो वैल्यू होगा दोस्तों, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है यहाँ पर, और एग्जाम्स में भी कभी कभी आ जाता है, घुमा फिरा के पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा 12 एंड 13 के ऊपर। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे सभी बराबर है। देखिए, हमारे लिए जो सीआरपीसी की धाराएं हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, वही XYZ पर्सन के लिए भी है। सबके लिए एक जैसे रूल एंड रेगुलेशन है, किसी को भी स्पेशल यहाँ पर अपीयरेंस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये कहां पर है? ये लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 15, अब देखिए 15 के ऊपर मूवी भी बन चुकी है, तो जाहिर सी बात है कुछ इंपॉर्टेंस रखेगा, है ना, कुछ है टिपिकल थोड़ा सा करंट टाइप का। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, वो भी याद रखना है। अब इसके अंदर क्या करना है समझिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस पर, मतलब किसी भी पर्सन के साथ में हम जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कहां पर पैदा हुआ है, इस आधार पर हम किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते। तुम वहां पैदा हुए, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। वाकई इस तरीके का भेदभाव मरणासन है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अब इसका स्टेटमेंट समझिए, जैसे मान लीजिए मैं मिनिस्टर हूं, अब मैंने 3 वैकेंसी केवल निकाल ली चुपके से। मैं चूंकि मिनिस्टर हूं, मैंने कॉर्नर में सीटें निकाल ली और अपने बच्चों को, अपने भाइयों के बच्चों को, या जो भी है, मतलब अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को मैंने उसके अंदर लगा लिया। तो ये तो गलत है ना भाई। सबको, अगर हम इस देश के नागरिक हैं, तो हम सभी लोगों को क्या है, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम सभी लोगों को एक बार अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप कोई भी आप उसका बाकायदा पूरा आप निकालिए, है ना, पूरा प्रोफार्मा निकालिए, उसको प्रीलिम्स, मेंस, जो भी आप करना चाहते हैं आप उसे करिए, एंट्रेंस करवाइए, है ना, मतलब सबको एक बार क्या मौका मिलना चाहिए। ये किसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों? ध्यान रखिएगा बच्चों, ये लिखा हुआ है, ये मेंशन है आपके आर्टिकल 16 के अंदर।
आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 डिस्क्राइब करता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत, उन्मूलन। ये ना ये वाकई में अभिशाप है ना, इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बिल्कुल ये आर्टिकल 17 के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 18 जरूर याद रखिएगा। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स मतलब उपाधियों का अंत। अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा आपने, है ना? सुना है कि नहीं सुना है? फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, सुना है कि नहीं सुना है? राजा राम मोहन राय का नाम सुना है आप लोगों ने? से यस और राजा राम मोहन राय सुना होगा डेफिनेटली। अब हम लोग दोस्तों अगर हम बात करते हैं बच्चा लोग किसकी, राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें, मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा। अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं दोस्तों किसकी, राजा राम मोहन राय, तो ऐसा लगता है कि राजा राम मोहन राय किसी रियासत के राजा हुआ करते थे, है ना? राजा राम मोहन राय दोस्तों किसी रियासत के राजा हुआ करते थे। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके जहन में कि किस रियासत के राजा हुआ करते थे। अब आप लोग क्या होंगे, अब आप लोग दोस्तों क्या होंगे बच्चों लोग, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग होंगे कंफ्यूज, डेफिनेटली आप कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मतलब समझ में नहीं आता कौन सी रियासत के राजा हुआ करते थे। याद रखिएगा, याद रखिए, हमेशा याद रखिए इस बात को, राजा राम मोहन राय किसी भी रियासत के दोस्तों राजा नहीं हुआ करते थे, किसी भी सिंगल रियासत के राजा नहीं थे। इनको ये टाइटल दिया गया था, ये उपाधि दी गई थी। आप कहेंगे कि उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो ये भी समझ में आपको आना चाहिए कि टाइटल किसके द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अकबर। अब कहोगे अकबर सर कैसे? अरे पूरा तो सुनो, अकबर सेकंड के द्वारा। असल में आप सभी लोग जानते हैं लेटर मुगल्स में जब अंग्रेज पूरी तरीके से आ जाते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, तब इन लोगों को पेंशन खोर बना देते हैं। मतलब अंग्रेज ये कहते हैं कि आपको पेंशन मिलेगी, अब आपको हिंदुस्तान के अंदर कोई मालिकाना आपको हक नहीं जताना है, आपको जो भी आपका रिन्यूमरेशन पार्ट पे कहिए या फिर हम जो भी पारितोषिक टाइप का कहिए, आपको जो हम देने के लिए तैयार है, हम आपको पेंशनर बना रहे हैं अपना। अब इनकी पेंशन नहीं आती थी अकबर सेकंड की, तो और चूंकि ये काफी लैंग्वेजेस कहा जाता है कि 17 भाषाओं के बहुत बड़े ज्ञाता हुआ करते थे, इंग्लिश बड़ी बहुत अच्छे तरीके से फ्लुएंट बोला करते थे, है ना, राजा राम मोहन राय जी। तो ये वहां पर गए और उन्होंने वकालत की और इनके ऊपर काफी मतलब जो है इनकी बात को वहां पर जबरदस्त तरीके से रखा। इस बात से खुश होकर के अकबर ने क्या किया, अकबर सेकंड ने इनके लिए टाइटल दिया राजा का। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पर ना कोई राजा है ना ही कोई रंक है, सभी लोग दोस्तों क्या है, ध्यान रखिएगा बच्चों लोग, सभी लोग बराबर है ना? बिल्कुल सही है, सभी लोग बराबर है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी शक नहीं है, सभी लोगों पूरी तरीके से बराबर है, एकदम इक्वल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बार मैं देख लूं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कोई कंट्राडिक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम या कंट्राडिक्शन नहीं है। चलिए ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे की तरफ। अब मेरी बात आप लोग बड़े ही गौर से समझिएगा, मेरी बात आप सब लोग बड़ी गौर से समझिए। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 18, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट आपका हो गया राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो भी बात होगी स्वतंत्रता की बात होगी। अब यहाँ पर कौन सा है, एक आर्टिकल 19 है, एक आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 20, 21, 22, 4 आर्टिकल यहाँ पर है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, आर्टिकल 19 क्या है, बंच है पूरा का पूरा। बेसिकली क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, आपको अपनी बात को रखने का अधिकार, इस तरीके के अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 के अंदर। अच्छा, कल को आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, मुझे लगता है कि आपसे कोई कल को क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पर प्रेस जो मीडिया होती है, प्रेस के लिए आर्टिकल कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रेस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट किसी भी तरीके का बच्चा लोग कोई भी आर्टिकल नहीं दे के रखा हुआ है, कोई भी सेपरेट आर्टिकल नहीं है, याद रखें। और आर्टिकल 20 के बारे में अगर हम लोग बात करें, कोई भी नहीं है, इसी के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर ही मिलता है हमको। नेक्स्ट अगर हम लोग दोस्तों अगर हम बात करें, आर्टिकल 20 के बारे में, 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। असल में इसके अंदर ना ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है, ध्यान रखिएगा बच्चों लोग, इसके अंदर 3 पार्ट्स है। कौन कौन से पार्ट है, एक बार सोचिए, लॉजिक लगाइए और लॉजिक के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया, फटाफट से आप लोग आंसर दें। मुझे लगता है कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे, मुझे लगता है आप लोग आंसर दे रहे होंगे। फटाफट जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर हो सकता है आप लोगों के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, ठीक है, ठीक है, ठीक है एंड ठीक है। चलिए अब सभी लोग मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे समझिए आप।
देखिए, जब भी हम कभी बात करते हैं, जब भी हम कभी बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की, इसमें क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या कहता है, हमें कभी सोचने की सजा नहीं दी जाती है ना। हम सोच रहे हैं, सोचते रहिए, कोई प्रॉब्लम, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। कुल मिला के एक दूसरा कीवर्ड यहाँ पर ये आता है कि जब तक आप कुछ मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब तक आप कोई कृत्य नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी आपके खिलाफ होने वाला नहीं है। किसी भी तरीके का दोस्तों कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक आप कृत्य नहीं करेंगे, तब तक आपको सजा नहीं मिलेगी, एकदम पूरी तरीके से डैम श्योर है। ठीक है, ओके, हो गया। अब उसके बाद हम लोग, चलिए ठीक है, मान लिया। सेकंड बोलता है कि किसी भी क्राइम के लिए ना आपको मल्टीपल सजा नहीं दी जा सकती। कोई भी क्राइम आपको मिलेगा, अगर होगा, अगर आप करेंगे तो आपको उसी की सजा मिलेगी, और उसके लिए आपको बार बार सजा नहीं मिल सकती। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है चलो, वो आपका सबसे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी पर्सन को ना खुद के खिलाफ गवाही के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। ये इसके सब कैटेगरीज है। आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा। देखो, जीने का अधिकार, एक बात याद रखिएगा, सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल 20 है और एक दोस्तों आर्टिकल 21 है। इनको कभी भी किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मतलब यार, इनको अगर सस्पेंड कर दिया तो कुछ बचेगा क्या? आप बताइए, आप किसी की कनपट्टी पे गन रख के बोले कि यार आर्टिकल जो है 352 लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी, आपको जाना होगा। आप बताइए, गोली लगने के बाद वो इंसान बचेगा क्या? वो इंसान रहेगा क्या? आप बताओ, वो उस देश का नागरिक रहेगा क्या? नहीं ना। गोली लगने के बाद तो वो यही कहेगा कि क्या साहब, ऊपर से तो क्या पाकिस्तान और क्या हिंदुस्तान, क्या तुर्कमेनिस्तान, क्या अब चलो अजरबैजान, सब एक ही जैसा नजर आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो 20 एंड 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 20 क्या बोलता है? 20 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये क्या बोलता है बच्चा? ये बोलता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप समझिए बड़े गौर से। यहाँ पर दोस्तों जो स्टेटमेंट बोलता है ना, चलो वो स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर ये बोलता है कि गिरफ्तारी और नजरबंदी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब इसके स्टेटमेंट को समझिएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर गिरफ्तार किया गया तो आपको पता होना चाहिए आपको गिरफ्तार क्यों किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 2 हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है। पसंद का मतलब ये नहीं कि मुझे शाहिद कपूर ही चाहिए, है ना। पसंद का मतलब ये दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि जो आपकी बात को रखे। अब आपको लगता है कि आपकी हियरिंग चल रही है कोर्ट के अंदर, है ना, और आपका वकील कुछ कर ही नहीं रहा, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन ही नहीं, हर चीज में नो ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, तो ये गलत है ना। मतलब फिर आपकी बात को सुना भी कहा जा रहा है, फिर तो आपको जबरदस्ती फांसी में लटकाने की तैयारी की जा रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये 3 पावर्स हैं जो होगी। आप 20 और 22 को अच्छे से कर लीजिए। यकीन मानिए, आपने अगर 20 और 22 को कर लिया, आप पूरे फंडामेंटल राइट्स में कहीं पर भी रुकने वाले नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर बात आती है आर्टिकल 23 की। 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। अब देखिए, आप ना किस मानव का व्यापार नहीं कर सकते। 4 आदमियों को, भाई एक्स नाम का पर्सन 4 आदमियों को लेके जा रहा था, हमने उससे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कुछ नहीं सर, थोड़ा सा पैसे की जरूरत थी और इनको बेचने जा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आप कुछ भी करिए, आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते। एंड फोर्स्ड लेबर, आप जबरदस्ती किसी से, आप चाहे भले कितने बड़े अंबानी क्यों ना सही, आप ना किसी से भी जबरदस्ती वर्क नहीं करा सकते। ध्यान रखिएगा, ये फोर्स्ड लेबर होता है। अब आर्टिकल 24 समझिए क्या है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये मेरी तरफ से एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा, इन डेंजरस वर्क। आप ना बच्चों को जबरदस्ती किसी वर्क के अंदर इन्वॉल्व नहीं, किसी डेंजरस। अब सोचो, कुछ देर के लिए सोचिए, एक छोटी सी फैक्ट्री है और बड़ी ही डेंजरस फैक्ट्री है, वहां पर बच्चे काम कर रहे हैं। अब अचानक वहां पर से लावा कूद के, बच्चे को नहीं इस बात की खबर, बच्चे को नींद आ जाए, एक हल्की सी झुमकी आ जाए, तो आप बताइए रिजल्ट क्या होगा। हो सकता है वो उसका परमानेंट वो डिसेबल्ड हो जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, हो सकता है उसकी लाइफ ही डेंजर में आ जाए। तो ये गलत है। अगर हम बच्चों के लिए एक अच्छा बेहतरीन भविष्य नहीं दे सकते, एक अच्छा परिवेश नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है धिक्कार है ना हमारे सिस्टम के ऊपर। तो ये किसके अंदर था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये था आपका आर्टिकल 24 के अंदर था। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैं कहता हूं ना, इसे मेरे हिसाब से पढ़िए। सबसे पहले पीछे की तरफ और पीछे चलिए, मैं बताता हूं, जैसे मुझे मैं बता रहा हूं वैसे करना है आपको। कुछ देर के लिए आप इनको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, हटा दिया। अब देखिए, सबसे पहली बात आर्टिकल 25, सबसे पहला एक आर्टिकल 25, ये क्या बोलता है, एक एक करके पढ़ते हैं। आर्टिकल 25 बोलता है हमें किसी भी धर्म को मानने, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने का अधिकार है।
अब जैसे एग्जांपल, आप चाकू नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं, क्योंकि वहां पर पंच ककार लिखा हुआ है ना, आप केश रख सकते हैं, आप कृपाण रख सकते हैं बच्चा लोग, है ना, ठीक है, आप कंगा रख सकते, उसी मतलब पांच पंच ककार के अंदर ही आता है आपका जो है कृपाण आती है, लेकिन आप नहीं रख सकते। अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। आपका आर्टिकल 25 बोलता है कि आपको अपने धर्म के अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस करने का भी अधिकार है, इसमें कोई रोकेगा नहीं आपको। यहाँ पर एक सबसे बेस्ट मैं आपको डिस्कशन यहाँ पर देना चाहूंगा। अगर हम लोग बात करें सुसाइड, सुसाइड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, एवरीबॉडी नोज, बच्चा नोज कि सुसाइड करना क्या है, अपराध है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैनिज्म में एक प्रथा है जिससे हम बोलते हैं संथारा, कई जगह पर नाम होता है संथारा, कई जगह पर नाम होता है इसका मिलता है संलेखना। इसके अंदर पर्सन क्या होता है कि मतलब फास्टिंग करके क्या करता है, अपने प्राणों को त्याग देता है। असल में जैन धर्म के अंदर ये जो मानना है ये अपनी जगह पर गलत नहीं है, अपनी जगह पर सही है। असल में उनका ये मानना है कि जब इंसान की जब एज हो जाती है और तरह तरह के विकारों से शरीर जो है परेशान होने लगता है, फिर हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने के चक्कर में गलत करते जाते हैं, और प्राणी को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया कि शरीर तमाम दुखों से पूरी तरीके से चारों तरफ घेर ले, आप इस दुख भरे संसार को विरक्त करके आप चले जाइए। लेकिन अगर हम एक सोशलिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, उसकी अगर हम विचारधारा से दोस्तों देखें, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर बच्चा लोग ये समझ में आता है कि सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। आपको पता होना चाहिए कि एकमात्र इकलौता एक ऐसा क्राइम है जिसके एग्जीक्यूट हो जाने के बाद सजा नहीं मिलती। हाँ, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब आपको सजा मिलेगी। मतलब अगर किसी पर्सन ने अगर किया है, सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो अगर हो गया तब तो सजा नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? फिर तो मामला हो गया ना, फिर तो आदमी चला ही गया ऊपर। अगर बच गया तो उसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट आती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, तुरंत मुकदमा उसके खिलाफ कायम होगा। ठीक है, ये गलत है, स्टेट गवर्नमेंट तुरंत खिलाफ होती है। लेकिन ये मामला हुआ लेकिन अगर ये जैनिज्म वाली जो फास्टिंग करके है भूख से, अगर देखा जाए तो ये मामला भी क्या है, एक अलग तरीके की विचारधारा का है। चलिए हम लोग ले चलते हैं आपको राजस्थान के अंदर दोस्तों क्या होता है, चलो ध्यान रखिएगा। राजस्थान के अंदर एक मामला आते रहते हैं, कभी कभार कुछ मामले आते रहते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, कुछ स्टेटमेंट आते हैं। जैसे राजस्थान का एक केस आया था, उस राजस्थान के केस में बच्चा लोग क्या हुआ करता था, उस राजस्थान के केस में क्या था कि एक जैनी परिवार हुआ करता था, उसमें एक वृद्ध जन होते थे। उन वृद्ध जनों ने क्या किया, मतलब उन्होंने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया परिवार से, है ना, अलग कर लिया, और फास्टिंग करके अपने रूम में अंदर रह गए। थोड़े समय के बाद क्या, जाहिर सी बात है, खाना वाना खाएंगे नहीं, भूखे रहेंगे, तो थोड़े समय के बाद उनका इंतकाल हो गया, वो एक्सपायर हो गए। अब एक्सपायर हो गए, अगर एक समाजवादी नजरिए से अगर आप देखें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से अगर आप देखें, तो ये क्या, यही तो सुसाइड है भाई। केवल ऊपर से कूदना ही सुसाइड थोड़ी है, केवल ट्रेन के आगे लेट जाना ही सुसाइड थोड़ी है, ये भी एक सुसाइड का ही टाइप है। फास्टिंग करके आप अपने प्राणों को त्याग दें। मामला आया राजस्थान हाई कोर्ट में गया, फिर वहां से गया सुप्रीम कोर्ट, तुरंत यही आर्टिकल 25 ही आया, जिन्होंने उनका क्या किया, बचाव किया। उन्होंने साफ साफ बोला, उन्होंने एविडेंसेस रखे कि साहब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने भी कहा क्या किया, श्रवण गोला में गए चंद्रगिरी पर्वत पर, और फास्टिंग से उन्होंने अपने प्राणों को क्या कर दिया दोस्तों, त्याग दिया। तो मतलब कोर्ट भी मजबूर हो गई। इस समय प्रेजेंट टाइम पर संथारा संलेखना पूरी तरीके से वैलिड है। अगर आप जैनी हैं तो आप बिल्कुल फास्टिंग करके अपने प्राणों को त्याग सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कसूर नहीं है। तो ये सब कहां मिल रहा है, मतलब हमें आर्टिकल 25 बोलता है हमें अपने धर्म को मानने और उनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस करने का अधिकार है। मतलब यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं नरम हो जाता है, और उससे मतलब अब उसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो उसे करेगा ही करेगा। तो ये किसके अंदर था, 25। तो 25 एक बार फिर से बोल लेते हैं। 25 दोस्तों क्या बोलता है, हमें किसी भी धर्म को मानने और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने का, उसे प्रोपोगेट मतलब उसका प्रचार व प्रसार करने का अधिकार है। एकदम बेहतरीन। अब 25 हो गया, अब 26 में समझिए। अगर धर्म है, अब धर्म आपने बना दिया, वो बड़ा हो गया। मेरे कीवर्ड्स को याद रखिएगा। अब आपको मैनेज करने का भी अधिकार है। क्या करने का अधिकार है, मैनेज करने का अधिकार है। तो लो साहब, मैनेजमेंट यहां पर हो गया, मैनेजमेंट। अब मुझे बताइए, मैं देसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, ये बताइए, बिना रोकड़ा, बिना पैसे, बिना मनी के मैनेजमेंट हो जाएगा क्या? नहीं। यानी कि 27 के अंदर दोस्तों बात होगी किसकी, 27 के अंदर बात होगी टैक्स की। असल में होता क्या है, जब भी हम कोई धार्मिक रिलीजियस वर्क करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको टैक्स के अंदर रिबेट मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अगर आप अपना बड़ा सा बोर्ड बनाएंगे, अगर आप टांगेंगे, तो आपको म्यूनिसिपैलिटी आपसे अच्छा खासा पैसा चार्ज करेगी। और वही भंडारा है भगवान भोलेनाथ का, है ना, बालाजी महाराज। ठीक है, तो बिल्कुल आपको जो है उनकी तरफ से आपको रिबेट मिलेगी। तो ये टैक्सेस की बात हो गई। 27 मैंने आपको ना देसी तरीका आपको बताया। 25 हमें किसी भी धर्म को मानने का, वो भी करने का अधिकार। 26 उसका मैनेजमेंट, एंड 27 सबसे लास्ट में चलो आता है आपका उसका टैक्स। ठीक है, टैक्स की आप, ताकि आप लोग ना कनेक्ट कर पाए।
और सबसे लास्ट दोस्तों आपका बनता है आर्टिकल 28। अब 28 क्या बोलता है, आपको अपने धर्म को प्रोपोगेट करना, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बच्चे। बच्चों के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि बच्चों का मन जो होता है वो कोरा कागज होता है, जैसा आप सिखा दोगे वैसा हो जाएगा। वैसे हम अगर विश्व हिंदू परिषद के जितने विद्या मंदिर हैं उनके अंदर देखें तो उनके अंदर क्या होता है, आप देखेंगे तो उनका एथिक्स कल्चर उनको पढ़ाया जाता है। उन सेना सैवीर्यम करवावहे तेजस्नावधि स्मावधि, कभी ये क्या है, ये एक भोजन मंत्र है। अब इसके पीछे ना, इसके पीछे की मास्टर थेरेपी आप देखिए, है ना। साफ साफ ये सिखाया जाता है कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा तुरंत जो है जमीन पर जो है बैठ करके, है ना, कि मतलब तुरंत आसन की मुद्रा में बैठ करके भोजन को, निवाले को आगे ला करके बोलेगा, है ना, आगे निवाला लाके बोलेगा। इसका 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 मीन क्या है, मतलब क्या है, कुछ होता है क्या इससे? होता कुछ नहीं है। इससे ना एक सोच उजागर होती है ना। हम भोजन के निवाले को सामने करके कहते हैं कि हे प्रभु, इससे पहले कि निवाला हमारे मुंह के अंदर जाए, जितने भी चर अचर, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जो भी है, जो तृप्त ना हो, जो भूखे हो, वो तृप्त हो जाए। अब ऐसा थोड़ी तुम श्री कृष्ण जी थोड़ी हो, तुम कह दोगे तो सब लोग तृप्त हो जाएंगे, नहीं। इसके पीछे ना एक मदर कॉन्सेप्ट समझिए आप। इसके अंदर क्या है, सर्वजन, सभी लोगों को साथ लेने की भावना है ना। सभी कीड़े मकोड़ों, जितने भी हम लोग, पूरा का पूरा हम लोग, जितनी समष्टि, जितने भी क्रियाकलाप है, जितने भी हम सभी लोग साथ रहते हैं, पूरी समष्टि को एक साथ ले चलने की एक विचारधारा है। ये एथिक्स कल्चर है, ये वहां पर सिखाया जाता है। जितने भी आपके मदरसे हैं वहां पर क्या है, कुरान की आयतें पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चा क्या हो, बच्चा अच्छी अच्छी चीजों को सीखे। जितने भी स्कूल हैं जो गुरुद्वारा ट्रस्ट आपका फंडिंग करता है, वहां पर गुरबानी का पाठ पढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि बच्चा जाने, है ना, अपने इतिहास, अपने गौरव को जाने और आगे एक अच्छा इंसान बने। तो ये सब कुल मिला के आप मेरी बात बड़ी गौर समझे। यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा, रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नॉट इन ऑल इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार मेरे तरीके से, एक बार 25 में क्या पढ़ा, एक बार मेरे तरीके से 25 में क्या पढ़ा, हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। 26 में मैनेजमेंट, 27 में बिना पैसे के मैनेजमेंट नहीं होगा, तो टैक्सेस की बात आ गई। 28 में रिलीजियस वर्शिप। अब चलते हैं, अब कुछ बचेगा ही नहीं। आप देखिए 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम? हो गया, खत्म, है ना। हमें कोई भी धर्म को मानने, है ना, उसके अकॉर्डिंग अभ्यास करने, उसका प्रचार करने का अधिकार। मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, बिल्कुल प्रबंध करने की भी अधिकार। 26 में प्रबंध हो गया। 27 में सिर्फ एक बात याद रखिएगा बच्चों लोग, टैक्सेस, है ना। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से तो समय आप टैक्स याद रखो, इतना लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत है नहीं। 27 बोले तो टैक्स। अब 28 क्या दोस्तों, कुछ शिक्षण संस्थानों में, है ना, फ्रीडम टू अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंसेस, ठीक है, अटेंडेंसेस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नॉट इन ऑल इंस्टीट्यूशन। अब इन्हीं कोई सरकारी स्कूल है वहां पर इस तरीके का अगर होगा तो वो वहां पर फिर वो जस्टिसिएबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो कुछ शिक्षण संस्थानों के अंदर धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होती है। ये दोस्तों आपका हो गया आर्टिकल 29। नेक्स्ट अपन लोग आते हैं 28 हो गया। 29 एंड 30 बहुत सिंपल है। असल में ये ना माइनॉरिटीज के लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दोस्तों, ये माइनॉरिटीज के लिए। ये क्या बोलता है, आर्टिकल 29 बोलता है कि मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, है ना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। एंड 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब देखिए, अब एक पर्टिकुलर कोई विलेज है और वहां पर 1000 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है अगर माइनॉरिटी 4-5 लोग हैं वो कैसे रहेंगे। तो ऐसे लोगों की सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए आर्टिकल 29 है। उनके इंटरेस्ट को वो सपोर्ट करेंगे। अगर वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोलना चाहते हैं तो कोर्ट उनकी हेल्प करेगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 30। अच्छा 31 आप सभी लोग जानते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले ही बोला था एलिमिनेट किया जा चुका है आर्टिकल 31, है ना। एलिमिनेट कब है, अब ये क्या है, अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा आपका। तो क्या बन गया, अब ये बन गया दोस्तों एलआर। एलआर का मतलब क्या होता है, लीगल राइट। कब बना, 44th अमेंडमेंट। कौन से ईयर में, 1978 के अंदर दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। चलिए ठीक है जितेंद्र सर, आपने इतना सब कुछ बता दिया, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये सब कुछ है, ठीक है, मान लिया हमने आपकी बात को। अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट छीन लिया गया, हमें जाति सूचक किसी ने वर्ड बोल दिया, या फिर हमारे धर्म को हमें नहीं मानने दे रहा है, या फिर हमें मैरिज नहीं करने दे रहा है, या फिर हम बच्चे हैं हमको जबरदस्ती काम करवा रहा है, या फिर हमारा व्यापार कर रहा है कोई, तो कहाँ जाएंगे हम, कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट यही बोलेगा कि हाँ भाई जितेंद्र गलत हुआ, ऐसा थोड़ी करेगी। कोर्ट भी क्या करेगी, कोर्ट एक वेपन उठाएगी और उसे चला देगी दोस्तों। अब वो वेपन क्या होगा, बस वही आपको समझना है। वो वेपन है आर्टिकल 32। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट कहता है आर्टिकल 32 फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उपचार है ये। अब इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया गया था। किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। आप कहोगे इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी।
अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसका मतलब होता है रिट। अब कहोगे सर रिट क्या होता है? रिट मींस एन ऑर्डर। अब तो चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी पढ़ाया जा चुका है ना। अभी पीएम पढ़ाया था और आपको पार्लियामेंट, उससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था एंड हाई कोर्ट। उसमें मैंने आप लोगों को यही स्टेटमेंट बताया था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं दोस्तों, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं देन आपके लिए एक आर्टिकल होगा कौन सा, 32। अगर आप जाते हैं हाई कोर्ट देन आपके लिए आर्टिकल होगा दोस्तों 226। ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। इसके अंदर जो रिट्स होती है वो 5 टाइप की रिट्स होती है, ठीक है। मैंडामस, सर्टियोरारी, क्यू वारंटो, है ना। आप लोग हैबियस कार्पस, ये पांचों टाइप की रिट्स होती है। आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा। असल में ये जो रिट्स है ना, दीज आर द लैटिन वर्ड्स, राइट। इनका हिंदी में जैसे हैबियस कार्पस मींस यू मे हैव द बॉडी, क्या आपके पास कोई शरीर है, अगर है तो उसे हमारे सामने पेश किया जाए। इन्हीं को हम लोग रिट करते हैं। आगे चल करके हम लोग कभी रिट भी आपको पढ़ाएंगे, है ना। इंटीग्रेटेड पार्ट है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। और आई होप सो कि आप सभी लोगों ने दोस्तों अच्छे से एंजॉय किया होगा। ओके बच्चों, लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों। ओके बाय बाय, टेक केयर। और सभी लोग जबरदस्त तरीके से पढ़े, अच्छे से पढ़े, बिंदास तरीके से पढ़े। और एग्जाम एकदम सर पर है, समझ रहे हो, ठीक है, अच्छा है। आप एंजॉय करिए, होली है, आपका त्योहार है, बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, है ना। हमारी विशेष महिंद्रा एजुकेशन की विशेष हमेशा आप लोगों के साथ है। और बिंदास तरीके से पढ़िए, स्टडी करिए और प्रैक्टिस करिए। एवरीबॉडी नोज यार, हार्ड प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हम भी बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब सुनिए मत, अब उसको एग्जीक्यूट करिए। यही टाइम है दोस्तों कर दिखाने का, ठीक है। अभी मेहनत कर लो, आगे की लाइफ बिंदास तरीके से कटने वाली है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, आप बार बार कंटेंट पढ़िए। हम सभी लोग साइंस चल रहा है इस समय, बायोलॉजी चल रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है, बायो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगेन जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और ठीक है, यहां पर ओके ओके